Okay, so today's session is about obstetrics and gynecology as well as midwifery, and the topic is labor. तो नॉर्मल लेबर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेबर दो टाइप्स के हैं, एक होता है नॉर्मल लेबर, एक होता है एबनॉर्मल लेबर। तो जो नॉर्मल लेबर है उसको हम यूटोसिया कहते हैं और एबनॉर्मल लेबर है उसको हम डिस्टोसिया कहते हैं। आज जो सेशन है हमारा वो हम कंप्लीटली नॉर्मल लेबर के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम एबनॉर्मल पे जंप नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल लेबर विच इज कॉल्ड एज यूटोसिया, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल लेबर इज नोन एज डैश, यूटोसिया डिस्टोसिया, उसके अलावा के दो ऑप्शन होंगे। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, आपका आंसर यूटोसिया होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव के अंदर बहुत ही सिंपलेस्ट से लेके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम कॉम्प्लिकेटेड में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम सिंपल भूल जाते हैं। तो वी हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन सिंपल क्वेश्चंस एज वेल एज ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सो लेवल वाइज वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है लेबर के बारे में कि नॉर्मल बर्थ इज स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, यानी कि कोई आर्टिफिशियल या फिर बाहर के कोई भी फैक्टर्स से उसे ऑनसेट नहीं किया जा रहा है, स्पॉन्टेनियसली ऑनसेट हुआ है उसका। लो रिस्क एट स्टार्ट ऑफ लेबर एंड रिमेनिंग सो थ्रू आउट लेबर एंड डिलीवरी, दैट मीन्स मदर एज वेल एज बेबी दोनों में से किसी को भी रिस्क ऑफ लाइफ नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दोनों में से किसी की भी नहीं है। हेल्दी मदर हेल्दी बेबी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर। अब हम सोच रहे हैं कि लेबर की डेफिनेशन पढ़ने की क्या जरूरत है, ये आखी आखी तो एग्जाम में आएगी नहीं, बट इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव में पूछ सकते हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर। फिर कभी कभी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल लेबर। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से यहाँ पे जो दिए गए थोड़े बहुत सेंटेंसेस हैं उसमें से एक सेंटेंस ऑप्शन में आएगा। तो डेफिनेशन के थ्रू हमको क्या पता चल रहा है, नॉर्मल लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रहे हैं, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। तो लेबर के अंदर आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको याद क्या करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। तो इसके अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दैट इज स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट। उसके बाद में लो रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन टू मदर एज वेल एज बेबी। देन द infant is born spontaneously in vertex position। सी पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेबर के अंदर, और ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के अंदर ब्रीच प्रेजेंटेशन भी आ सकता है, बट दैट डजंट मीन्स दैट इज अ नॉर्मल लेबर। ओके, नॉर्मल लेबर के अंदर कंपल्सरी प्रेजेंटेशन वर्टेक्स होना चाहिए। अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो वो सारे के सारे डिस्टोसिया में कंसीडर किए जाएंगे। सो स्पॉन्टेनियस स्पॉन होगा इन्फंट का, दैट मीन्स कोई आर्टिफिशियल सोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वर्टेक्स पोजीशन रहेगा। और यहाँ पे ड्यूरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 37 से 42 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ही डिलीवरी होगी। ओके, डिलीवरी 35 वीक्स में भी होती है, 32 वीक्स में भी होती है, 44 वीक्स में भी होती है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ कैसे आ सकता है, a mother has delivered a child at 32 weeks of gestation, identify the type of labor। तो ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन हो सकता है। तो उस टाइम पे आपको नॉर्मल लेबर नहीं लिखना है, दैट मीन्स दैट लेबर इज नॉट नॉर्मल, दैट इज प्री टर्म डिलीवरी। ओके, 44 वीक्स पे डिलीवरी हो रही है, दैट मीन्स पोस्ट टर्म डिलीवरी। तो यहाँ पे ड्यूरेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 37 टू 42 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 38 वीक में डिलीवर हो रहा है, दैट मीन्स नॉर्मल डिलीवरी है वो, SPND स्पॉन्टेनियस नॉर्मल डिलीवरी, या फिर दैट इज अ कंप्लीट नॉर्मल डिलीवरी।
Then after birth, mother and infant are in good condition. That means healthy mother and healthy baby. तो ये कुछ characteristics हैं normal labor के which you have to keep in mind while studying for competitive. अब इसके causes क्या हैं? यहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा? अगेन सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ नॉर्मल लेबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर. तो दो फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंटली मैटर करते हैं, एक है हार्मोनल फैक्टर और दूसरा है मैकेनिकल फैक्टर. अब हार्मोनल फैक्टर क्या है? हार्मोनल फैक्टर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस्ट्रोजन, कोई भी लेवल ऑफ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से लेबर का ऑनसेट हो रहा है, दैट इज हार्मोनल फैक्टर. ओके, सो यहाँ पे है इस्ट्रोजन थियरी, दैट मीन्स इस्ट्रोजन्स लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज. Okay, then progesterone withdrawal theory, that means progesterone is going to decrease. अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, which of the following hormone is going to increase during onset of labor, या तो which of the following hormone is going to decrease during onset of labor. तो decrease के अंदर एक ही हार्मोन आएगा which is progesterone. Okay, progesterone is the only hormone which is decreasing during labor, while estrogen, prostaglandins and oxytocin are going to increase. And oxytocin, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीटोसिन कैसे इंक्रीज होगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से इंक्रीज होगा. ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. Then fetal cortisol theory. Fetal cortisol theory, that means what? That means जब fetus mature हो जाएगा उसके बाद में fetus का adrenal gland is going to release a hormone. ओके, fetus के adrenal gland में से हार्मोन रिलीज होंगे जो क्या करेंगे? ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करेंगे, इस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करेंगे एंड उसके वजह से क्या होगा? लेबर का ऑनसेट होगा. सो दैट इज अबाउट द हार्मोनल फैक्टर. इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक दो चीजें याद रखनी है आपको, एक है प्रोजेस्टेरॉन विच इज गोइंग टू गेट विड्रॉन and एक है oxytocin which is going to release through positive feedback mechanism through posterior pituitary. Which of the following hormone is going to release during labor from pituitary gland? तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात की है लेबर हार्मोन, लेबर की आपको तीन वर्ड्स याद रखने हैं यहाँ पे, लेबर, हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड. आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीटोसिन. ओके, तो इस तरह से यू कैन इजीली स्कोर एंड यू कैन इजीली क्रैक एग्जाम्स. Then comes the mechanical factor. Now mechanical factor क्या है? So first is uterine distension theory. Now we all know कि जो uterus है वो क्या है? Pouch like structure है. तो uterine distension theory that means what? कि after a certain level fetus mature हो चुका है and now the whole uterus is getting stretched. ठीक है, पूरा का पूरा uterus क्या हो रहा है? Stretch हो रहा है. So that is uterine distension थियरी कि वो डिस्टेंड हो चुका है, फुल्ली स्ट्रेच हो चुका है, अब यूट्रस के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो और वेट बियर कर सके. सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर. मैकेनिकल फैक्टर एक लेवल तक उसने एकोमोडेट किया, उसके बाद में क्या होगा? द यूट्रस विल स्टार्ट एक्सपेलिंग द प्रोडक्ट, बाहर निकालेगा वो. ओके, सो दैट इज यूट्राइन डिस्टेंशन. ओवर डिस्टेंशन मतलब एक सर्टेन लिमिट तक स्ट्रेच होगा, उसके बाद में द प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बाहर आएगा. Then stretch of lower uterine segment by the presenting part near term, मतलब कि जब term pregnancy होती है, that means 37 से 42 weeks जो है, that is the duration of term pregnancy. उस टाइम पे क्या होता है? जो presenting part है fetus का, जो vertex है, तो वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा? यूट्रस के लोअर पोल में आएगा. जैसे यूट्रस के लोअर पोल में आएगा वहां पे क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा थ्रू द प्रेजेंटिंग पार्ट. ओके, प्रेजेंटिंग पार्ट इज गोइंग टू अप्लाई प्रेशर ऑन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट और उस वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन स्टिम्युलेट होंगे. सो ये दो फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ लेबर. लेबर को ऑनसेट के लिए ये दो फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. देन की टर्मिनोलॉजीज, मतलब यहाँ पे ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको खास ध्यान रखनी है. व्हाई? बिकॉज ये टर्मिनोलॉजीज के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटीट्यूड क्या है, लाई क्या है, वो सब क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है. तो सिंपल वे से हम याद रखेंगे इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एटीट्यूड.
अब एटीट्यूड क्या है? इट इज द रिलेशनशिप ऑफ फीटल पार्ट्स टू ईच अदर, मतलब के फीटस के खुद के पार्ट्स का एक दूसरे के साथ में जो रिलेशन है वो है आपका एटीट्यूड। ओके, एटीट्यूड मीन्स व्हाट? कि रिलेशनशिप ऑफ फीटल पार्ट्स टू ईच अदर, फीटस के पार्ट का एक दूसरे के साथ में रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। फिर आएगा लाई। अब एटीट्यूड में क्या क्या हो सकता है? फ्लेक्शन, ओके, एक्सटेंशन, और एक और आता है दैट इज हाइपर एक्सटेंशन। ओके, ये तीन चीजें आपकी एटीट्यूड में आती है। तो नॉर्मल एटीट्यूड क्या है? अब यहाँ पे हमको बात, हम नॉर्मल लेबर की बात कर रहे हैं तो हमको एटीट्यूड नॉर्मल भी पता होना चाहिए। तो नॉर्मल एटीट्यूड है वन ऑफ द कंप्लीट फ्लेक्शन। ओके, कंप्लीट फ्लेक्शन होगा तो दैट इज नॉर्मल। इफ एक्सटेंशन है दैट इज एबनॉर्मल, हाइपर एक्सटेंशन है तो भी एबनॉर्मल रहेगा। देन कम्स द लाई। लाई क्या है? रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर। ये आप याद रख सकते हो एल एल से। ठीक है, लाई का मतलब लॉन्ग एक्सिस। ओके, लाई, एल फॉर लाई, एल फॉर लॉन्ग एक्सिस, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो लाई में क्या होगा कि फीटस का लॉन्ग एक्सिस एंड मदर का लॉन्ग एक्सिस, मतलब दोनों का लॉन्ग एक्सिस, दैट मीन्स व्हाट? आवर वर्टिब्रा। ओके, तो बैक पोर्शन, वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? दैट इज कॉल्ड एज लाई। तो नॉर्मल लाई क्या है हमारा? लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, तीन लाई है, लाई थ्री टाइप्स के हैं। एक है लॉन्जिट्यूडनल, एक है ट्रांसवर्स, एंड एक है ओब्लिक। ओके, तो ट्रांसफर्स और ओब्लिक तो एबनॉर्मल है। नॉर्मल क्या है? लॉन्जिट्यूडनल, दैट मीन्स दोनों का लॉन्ग एक्सिस आर गोइंग टू बी पैरेलल। ठीक है, दोनों पैरेलल होने चाहिए, मदर का लॉन्ग एक्सिस एज वेल एज फीटस का लॉन्ग एक्सिस, दोनों पैरेलल होने चाहिए, जिसको हम लॉन्जिट्यूडनल लाई कहते हैं। तो आप लाई कैसे याद रख सकते हैं? एल फॉर लाई, एल फॉर लॉन्ग एक्सिस, ओके, लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर एंड फीटस, एंड एल फॉर लॉन्जिट्यूडनल। तो तीनों एल से है, तो इस तरह से आप लाई इजीली याद रख सकते हैं। देन कम्स द प्रेजेंटेशन, बॉडी पार्ट्स ऑफ द फीटस दैट एंगेज इन ट्रू पेल्विस। ठीक है, ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस, दो पार्ट है, ब्रिम से नीचे ट्रू पेल्विस, ब्रिम से ऊपर फॉल्स पेल्विस। ओके, तो जो ट्रू पेल्विस है हमारा, वहां पे कौन सा बॉडी पार्ट पहुंच गया है, एंगेज हो चुका है? ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। ओके, बॉडी पार्ट की बात की है यहाँ पे। प्रेजेंटिंग पार्ट, ये देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एक है प्रेजेंटेशन, एक है प्रेजेंटिंग पार्ट। ओके, प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब पार्ट ऑफ फीटस दैट लाइज ओवर द सर्वाइकल ओस ड्यूरिंग लेबर। कौन सा फीटस का पार्ट सर्वाइकल ओस के ऊपर लगा है? ओके, दैट इज प्रेजेंटिंग पार्ट। अगर प्रेजेंटेशन वर्टेक्स है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? पैराइटल बोन। ओके, तो कौन सा फीटस का पार्ट सर्वाइकल ओस, यहाँ पे बात किसकी हुई थी? पेल्विस की हुई थी। ओके, यहाँ पे पेल्विस की बात हुई है प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटिंग पार्ट में किसकी बात हुई है? सर्वाइकल ओस की बात हुई है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन एज वेल एज प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटेशन में ट्रू पेल्विस से हमको रिलेशन रखना है, प्रेजेंटिंग पार्ट में सर्वाइकल ओस से रिलेशन रखना है। Okay, so that is the basic difference between presentation as well as presenting part. Then comes the position. What is position now? Relationship of presenting fetal part to four quadrants of mother's pelvis. तो mother के four quadrants, okay, हम बोलते हैं, सुना होगा LOA position, LOP position, ROA position. So that are all the quadrant, left quadrant, right quadrant, anterior quadrant, posterior quadrant. ठीक है, तो ये quadrants का फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट, हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट बोला है यहाँ पे माने पैराइटल बोन, उसका क्या रिलेशन है मदर के पार्ट से? ओके, उस दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन। ओके, देन स्टेशन, रिलेशनशिप ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फॉल्स एंड ट्रू पेल्विस। तो प्रेजेंटिंग पार्ट जो है आपका, वो फॉल्स और ट्रू पेल्विस पे कहाँ पे लाई कर रहा है? अगर वो फॉल्स पेल्विस में लाई करेगा दैट मींस द रिलेशन, द स्टेशन इज गोइंग टू बी इन माइनस। इशियल स्पाइन को हमको यहाँ पे देखना है।
हेलो, ओके, रिलेशनशिप ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फिटस ट्रू ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस। तो इस्चियल स्पाइन यहाँ पे ध्यान रखिए आप, इस्चियल स्पाइन के रिलेशन में हमको स्टेशन पता चलेगा। अगर बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट स्टेशन से ऊपर है तो दैट मीन्स इट इज इन माइनस। अगर इस्चियल स्पाइन से नीचे है प्रेजेंटिंग पार्ट, दैट मीन्स द स्टेशन इज गोइंग टू बी इन प्लस। ओके, तो ये प्लस माइनस आगे इसका डीप में हम फर्दर सेशंस में पढ़ेंगे कि स्टेशन को हम कैसे कैलकुलेट करना है, ईडीडी कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारा हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर पढ़ेंगे। बट अभी की टर्मिनोलॉजी यू हैव टू बी क्लियर। ओके, so then comes the stages of labor. First stage of labor, onset of labor to full dilation of cervix। ठीक है, क्या है onset of labor? जहां से लेबर पेन शुरू हुआ वहां से लेके तो कंप्लीट डायलेशन ऑफ cervix, that is termed as first stage of labor। यहाँ पे बेबी एक्सपेल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेन होगा एंड सर्वाइकल डायलेशन होगा। It takes about 8 to 10 hours in primi and 6 to 8 hours in multigravida। ओके, यानी कि प्राइमी पारा मदर्स जो है उसके अंदर ड्यूरेशन लॉन्ग होगा, वेयर एज मल्टीग्रेविडा या मल्टी पारा मदर्स जो है उनके अंदर ड्यूरेशन शॉर्ट होगा। व्हाई? बिकॉज previously उनका uterine segments have become stretched already, they have experienced the labor। तो अब जो uterine fibers हैं they have lost the elasticity and tone to the normal। यानी जितना नॉर्मल होता है, जो नॉर्मली आइडियली जो टोन इलास्टिसिटी होना चाहिए वो लेबर के बाद में डिक्रीज हो जाता है। तो मल्टीग्रेविडा या मल्टीपारा मदर्स में क्या है कि वो टोन जो है उनका वो डिक्रीज हो चुका होगा बिकॉज दे हैव फेस्ड लेबर वंस। ओके, एक दो बार, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना उनका पारा है अकॉर्डिंगली उन्होंने लेबर फेस किया है। तो जितना ज्यादा पारा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज का कम होता जाएगा बिकॉज जो इलास्टिसिटी है यूट्रस की वो क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। और प्राइमी के अंदर कितना है ये 8 to 10 आवर्स। तो ये जो नंबर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 8 to 10 hours in primi and 6 to 8 hours in multi para mothers। Then stage 2, it starts from full dilation of cervix to the birth of baby। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है which of the following stage is associated with expulsion of baby। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आएगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो यहाँ पे स्टेज 1 नहीं लिखना है, स्टेज 2 लिखना है, क्योंकि स्टेज 1 में कहीं पे भी बेबी का एक्सपल्शन नहीं हो रहा है। बेबी का एक्सपल्शन कब होगा, स्टेज 2 में होगा। देन थर्ड स्टेज में इन्फेंट का डिलीवरी हो गया, बेबी बाहर आ गया, से लेके तो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। ओके, तो बेबी का एक्सपल्शन इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में नहीं आएगा, सेकेंड स्टेज में आएगा। डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा इज थर्ड स्टेज। की टर्म्स याद रखने हैं आपको, फर्स्ट स्टेज डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सेकेंड स्टेज एक्सपल्शन ऑफ बेबी, थर्ड स्टेज डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, फोर्थ स्टेज ऑब्जर्वेशन स्टेज। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, फिर अप्लाइड क्वेश्चन हो या डायरेक्ट क्वेश्चन हो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पे भी डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा की बात आएगी वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आएगा। देन fourth stage, it is a stage of observation for at least 1 hour after expulsion of after birth, monitoring the baby as well as the mother। तो यहाँ पे baby as well as mother का observation is the fourth stage और इसका ड्यूरेशन क्या है 1 hour। ओके, तो ये चीजें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट साइंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जेकमायर साइन, कैडविक साइन, that is congestion of pelvis causes bluish or purplish color of vagina और सर्विक्स। यहाँ पे बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस है जेकमायर और कैडविक के अंदर। जेकमायर साइन जो है वो है पर्पलिश और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना, whereas कैडविक साइन इज ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स। ओके, ये हेयरलाइन डिफरेंस है जेकमायर और कैडविक के अंदर, लेकिन पढ़ाया एक ही जाता है कि जेकमायर साइन भी और कैडविक साइन दोनों सिमिलर है, लेकिन सिर्फ
बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, जो है जेकमायर साइन के अंदर वजाइना का डिस्कलरेशन होता है, स्कैडविक साइन के अंदर सर्विक्स का डिस्कलरेशन होता है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स इज नोन एज डैश, तो वहां पे अगर जेकमायर और कैडविक दोनों दिए तो उस टाइम पे आपको कैडविक टिक करना है, जेकमायर टिक नहीं करना है। और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना पूछा है तो वहां पे आपको जेकमायर साइन टिक करनी है। Okay, so that is the hairline difference between Jeckmeyer sign as well as Kedwick sign. Kedwick sign CC याद रखो, Kedwick sign purplish or bluish discoloration of cervix, Jeckmeyer sign purplish or bluish discoloration of vagina. Okay, Jeckmeyer is associated with vaginal discoloration, Kedwick is associated with cervical discoloration. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस पॉइंट है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। Then Osiander sign, that is pulsation of lateral vaginal fornix. तो vaginal fornix anatomy ये of reproductive system हम further जो हमारे सेशंस रहेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। So pulsation of lateral vaginal fornix is called as Osiander sign. Goodell sign is softening of cervix. Okay. Then Hager sign is softening of lower uterine segment. Lower pole जो है uterus का, उसका softening is called as Hager sign. ओके, सेगमेंट लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन पोल दोनों एक ही है। तो एग्जाम के अंदर अगर लोअर यूट्राइन पोल का सॉफ्टनिंग पूछा है तो यू हैव टू राइट फॉर हेगर साइन, एंड गुडल साइन इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। देन कम्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। नाउ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर टू कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स। अच्छा, अब डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। ओके, 8 to 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया है, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज एंड हो गया है। जैसे ही 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, कोई कोई मदर में 8 सेंटीमीटर डायलेशन रहता है, कोई कोई में 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर का जो डायलेशन है वहां से आपका बेबी का डिसेंट फिर एक्सपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो है हमारा वहां पे फर्स्ट स्टेज फिनिश हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज लेटेंट फेज। ओके, लेटेंट फेज में क्या है? सर्वाइकल डायलेशन विल बी 0 to 3 सेंटीमीटर, माने 3 सेंटीमीटर तक का ही डायलेशन होगा लेटेंट फेज में। ओके, तो 0 से 3 सेंटीमीटर अगर आप पीवी कर रहे हैं आपको पता लगेगा कि 3 सेंटीमीटर का ही डायलेशन है। सो दैट इज द लेटेंट फेज, माने मदर अभी लेटेंट फेज में है। यहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चन आता है, अ nurse is performing a pervaginal examination of a mother who is having 2 centimeter cervical dilation. Explain the following phase in which the mother is. तो उसमें फिर आपको पूछेंगे लेटेंट फेज है, एक्टिव फेज है, ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आपको लिखना है कि वो लेटेंट फेज है, ये टिक करना है। तो यहाँ पे जो आपका सर्वाइकल डायलेशन है उसके ऊपर सारे अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो यहाँ जो फेजेस हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। सर्वाइकल डायलेशन टू 0 to 3 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर डायलेशन है, मतलब मदर कौन से फेज में? लेटेंट फेज में। 3.5 बोला है तो फिर आगे के फेज में चली जाएगी, फिर वो लेटेंट में नहीं आएगा। ओके, सो पॉइंट में भी डिफरेंस आ जाता है, वैसे पॉइंट में तो नहीं आएगा, बट इफ टफ लेवल अगर करना है तो दे कैन डू इट। एंड माइल्ड टू शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शंस, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस कैसे रहेंगे? माइल्ड रहेंगे एंड शॉर्ट रहेंगे। ड्यूरेशन कम रहेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। मुंबई प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ચાલુ તો વાંધો નહીં, મારે કે એની દિલ્હીની જરૂર નથી, એમને ચાલુ કરવાનું છે, હા એ કરવું પડે, આઈ નથી આપણે ગમે ત્યારે જવાનું ત્યાં કોઈ ત્યારે એની રામાયણ લેતી હોય એટલે ભૂલી જાઓ, ચાલુ તો ભણા It's a request to mute your mic as well as keep your videos off as the session is being recorded. It's a humble request, please. Okay, then comes the active phase. तो एक्टिव फेज में क्या होगा? मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस 5 मिनट्स अपार्ट, यानी यहाँ पे क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन कम होगा। सी कॉन्ट्रैक्शंस जो है उसको
हमको अगर याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे कि इसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो टाइम है दैट इज ड्यूरेशन, ये डिक्रीज होता जाएगा ट्रू लेबर में, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आई इज गोइंग टू बी इंक्रीज, दैट इज इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे पहले 1 मिनट का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था तो अब 2 मिनट के कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, 3 मिनट के कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, 5 मिनट के कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ओके। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्शन और दो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पहला कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच में पहले 5 मिनट का डिफरेंस था, वो फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 3 मिनट्स का डिफरेंस, ड्यूरेशन 2 मिनट्स का ड्यूरेशन। तो इस तरह से क्या होगा, ड्यूरेशन इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज इन ट्रू लेबर, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव का कि ड्यूरेशन इंक्रीज होता है या व्हाट इज द मेन डिफरेंस पॉइंट बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। तो ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर के बीच में सबसे पहला तो डिफरेंस पॉइंट एक ये है कि सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है फॉल्स लेबर में। दूसरा, ड्यूरेशन जो है वो हमेशा ट्रू लेबर के अंदर डिक्रीज होता है, बाकी सारी चीजें इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, बट ड्यूरेशन, पेन लेवल इंक्रीज होगा, ओके। बट जो ड्यूरेशन है यानी एक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो टाइम लिमिट है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज, ओके। तो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस एंड सर्वाइकल सर्विक्स डायलेट टू 4 to 7 है, सॉरी ये 47 नहीं है, 4 to 7 सेंटीमीटर, ओके। तो पहले कितना था, 0 से 3 सेंटीमीटर जो था वो लेटेंट फेज में था, अब है 4 से 7। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है कि प्रवचनल एग्जामिनेशन के टाइम पे मदर को 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन है तो वो कौन सा फेज होगा, सो दैट फेज इज एक्टिव फेज, ओके। देन मेम्ब्रेन्स में रप्चर, और यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन्स आर गोइंग टू रप्चर। देन सपोर्टिव मेजर्स, आपको यहाँ पे as a nurse what are the interventions you can do, so you have to support the mother by encouragement, rubbing back and rest between the contractions। mother को यहाँ पे आप बोल सकते हो कि the mother can walk, okay, you can rub the back of the mother, so these are following nurses responsibility। so you as a nurse, what is which of the following is your responsibility while the mother is in first stage of labor, उसके बाद 4 ऑप्शन देंगे, ओके। तो आपको सपोर्ट करने का कोई भी ऑप्शन होगा, ओके, प्रोवाइड बैक रेस्ट, प्रोवाइड रेस्ट, एनकरेज मदर टू वॉक, ऐसे कोई भी ऑप्शंस आ रहे हैं आपको वो टिक करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, पेशेंट को, मदर को सपोर्ट कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट्स आपको दिए होंगे एग्जाम के ऑप्शंस में, ओके। बट सपोर्टिव मेजर्स के अंदर तो एनी हाउ कोई भी सिचुएशन में कैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। तो सपोर्टिव मेजर्स यू हैव टू कीप इन माइंड। Then medications may be necessary for discomfort and extreme cases में you can go for medicines। Then comes the transition phase जिसमें strong contraction, ये देखो duration कम हो गया, 1 to 2 minutes apart आ गया, okay, 1 to 2 minutes apart। पहले कितना था 5 minutes, अब है 1 to 2 minutes, यानी duration will always going to decrease। Then cervix dilate to 7 to 10 centimeter, 7 to 10 सेंटीमीटर यानी कि ट्रांजिशन फेज। 8 सेंटीमीटर डायलेशन बोला है, अगर आपको 9 सेंटीमीटर डायलेशन बोला है तो मदर इज इन ट्रांजिशन फेज, दैट मींस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज अबाउट टू एंड, ओके। देन इंक्रीज इंटेंसिटी, इंक्रीज ब्लडी शो, सो ब्लडी शो इंक्रीज होगा, दैट मींस म्यूकस टेंज्ड ब्लड इज गोइंग टू बी सीन, ओके। इरिटेबल, रेस्टलेस, एजिटेटेड एंड इमोशनल, ये क्या है, मदर के स्पेसिफिक साइंस है ट्रांजिशन फेज के अंदर। मदर की कंडीशन इरिटेबल हो जाएगी, मदर विल बी रेस्टलेस, मदर विल बी एजिटेटेड एंड मदर विल बी इमोशनल, क्राइंग एपिसोड्स भी होंगे। लेग ट्रेमर्स, पर्स्पिरेशन, फ्लश्ड फेस, सडन नॉसिया एंड वोमिटिंग, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स which the mother can face in transition phase। so that was all about the first stage of labor, and transition phase is the link between first stage and second stage of labor। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, which of the following phase is the link between first stage and second stage of labor। तो आपका आंसर होगा ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को लिंक करता है, ओके। Then comes the second stage of labor। Second stage of labor starts from full dilation of cervix and ends with expulsion of fetus। तो from 10 सेंटीमीटर डायलेशन से लेके तो फिटल के एक्सपल्शन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। इट्स एवरेज ड्यूरेशन इज
2 hours in प्राइमी एंड 30 minutes in मल्टी। ओके, तो प्राइमी पारा के अंदर 2 hours रहेगा एंड मल्टी पारा के अंदर 30 minutes रहेगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 8 to 10 hours in प्राइमी एंड 6 to 8 hours in मल्टी, और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर 2 hours in प्राइमी 30 minutes in मल्टी। ये क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हैं ओके ड्यूरेशन का। तो लिस्ट बना के आप अपने स्टडी टेबल के आगे लगा देंगे, तो जितनी बार आप उसको देखेंगे उतनी बार क्या होगा, आपको रिवाइज होगा और आप इजीली नंबर्स याद रख पाएंगे। The stage concerns with the descent and delivery of fetus through birth canal. So जो birth canal है, that is the vagina, okay, through vaginal delivery fetus का, that is second stage of labor। मतलब through vagina the fetus is going to be expelled out, बाहर आ जाएगा fetus through uterine contractions and cardinal movements। okay, ऐसे ही बाहर नहीं आएगा, उसको cardinal movements आएंगे which we are going to study further। The stage is clinically manifested by increased frequency and intensity of uterine contraction। Now see यहाँ पे एक important चीज है bearing down। Now what is bearing down? That means this is mother's efforts, okay, mother's efforts, यानी mother is going to do efforts in order to expel the fetus। fetus को expel करने के लिए mother efforts देगी along with uterine contraction। uterine contraction तो हो ही रहा है, but उसके साथ साथ में mother का active force लगेगा। ओके, सो दैट इज सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कहीं पे भी मदर को फोर्स नहीं लगाना है, मदर को कोई भी एफर्ट्स नहीं करने हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर मदर के एक्टिव एफर्ट्स आएंगे अलोंग विद पैसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज हैविंग टू फेज, प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव। प्रोपल्सिव फेज क्या है, फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स अंटिल हेड टचेस द पेल्विक फ्लोर, यानी बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक फ्लोर के ऊपर टच होगा, that is the propulsive phase। expulsive phase नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे fetus जो है वो बाहर आ जाएगा। okay, since the time mother has irresistible desire to bear down and push until the baby is delivered। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ में मदर क्या कर रही है, पुश कर रही है। कब तक, जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता, तब तक, जब तक बेबी का डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक द मदर इज पुशिंग, that is expulsive phase। with the full dilatation of cervix the membranes usually rupture and there is escape of good amount of Leica amni। okay, तो जो Leica amni है that is going to be seen in the expulsive phase, second stage of labor। after expulsion of fetus the uterine cavity is permanently reduced in size only to accommodate the afterbirths। The expulsive force of uterine contraction is added by voluntary contraction। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको ध्यान रखना है, वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, कि विलिंगली मदर कर रही है। ओके, विलिंगली मदर के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, पैसिव कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर मदर का कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, मदर के विल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, यानी ये नॉन वॉलेंटरी है, ठीक है, ये इनवॉलेंटरी है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो इनवॉलेंटरी है, बट बियरिंग डाउन एफर्ट्स यानी क्या, मदर खुद से कर रही है विलिंगली। So there is a difference between voluntary and involuntary। You must be knowing, you have studied in anat physio that what is voluntary muscles, what are involuntary muscles। So voluntary muscles का मतलब या voluntary चीज का मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे will के according हो रहा है, okay, that is voluntary। and involuntary मतलब जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर मदर का कोई कंट्रोल नहीं है, बट बेयरिंग डाउन एफर्ट्स के ऊपर कंप्लीटली मदर का कंट्रोल है। जितना अमाउंट ऑफ मदर, जितना पुश, जितना फोर्स से मदर पुश करेगी उतना ही इजीली बेबी इज गोइंग टू गेट डिलीवर्ड। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, लाइन से क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक एक लाइन पे क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव के अंदर। फर्स्ट इज व्हाट इज द डेफिनेशन, दैट मींस द सीरीज ऑफ मूवमेंट्स दैट अकर ऑन द हेड। कहाँ पे हो रहा है, हेड पे। देखो नॉर्मल लेबर के बारे में बात की है तो डेफिनेटली वर्ड हेड ही आएगा, क्योंकि पोजीशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, वर्टेक्स, ठीक है, तो हेड लिखा है यहाँ पे। कोई सेक्रम नहीं लिखा, कोई शोल्डर नहीं लिखा है, फेस नहीं लिखा है, वर्ड क्या यूज किया है, हेड वर्ड यूज किया है, ठीक है, दैट मीन्स वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और यही कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल लेबर का।
ठीक है, तो यहाँ पे एक एक लाइन पे समझना है। इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द पेल्विस, मदर का पेल्विस, बेबी का हेड, दोनों के बीच में जो भी एडजस्टमेंट्स है उसको हम बोलते हैं mechanism of labor. It should be borne in mind that while the principal movements are taking place in head, the rest of the fetal trunk is also involved in it, either participating or in initiating the movement. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हेड में ही मूवमेंट हो रही है, कंप्लीट फीटल बॉडी के अंदर होगी, ईदर बाय एडजस्टिंग और बाय ट्विस्टिंग, ओके, और बाय कमिंग डाउन। कोई भी तरह से कंप्लीट बेबी का बॉडी इज प्रमोटिंग इटसेल्फ, खुद को प्रमोट कर रहा है फीटस को, इन ऑर्डर टू कम आउट, इन ऑर्डर टू एक्सपेल। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। नॉर्मल लेबर का डेफिनेशन अलग है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर का डेफिनेशन अलग है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर अलग है, नॉर्मल लेबर अलग है। ठीक है, नॉर्मल लेबर तो क्या है कि एक्सपल्शन ऑफ फीटस, स्पॉन्टेनियस ऑनसाइट है, फीटस का एक्सपल्शन है, हेल्दी बेबी हेल्दी मदर, 37 से 42 वीक्स ऑफ डिलीवरी जेस्टेशन के अंदर डिलीवरी होगा। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म का मतलब ये है कि वो मूवमेंट्स जो फीटल के हेड पे और मदर के पेल्विस में हो रहे हैं इन ऑर्डर टू एक्सपेल आउट, दैट इज मैकेनिज्म। ओके, सो ये है डिफरेंस, और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन नॉर्मल लेबर दैट इज यूटोसिया, ठीक है, यूटोसिया में द हेड एंटर्स द ब्रीम मोर कॉमनली through the available transverse diameter and to a lesser extent through one of the oblique diameters। ठीक है, तो मोस्टली ट्रांसवर्स डायमीटर्स के बारे में बात हुई है, ओब्लिक डायमीटर यहाँ पे मदर के पेल्विस के बारे में बात है। ट्रांसवर्स डायमीटर और ओब्लिक डायमीटर्स आर एसोसिएटेड विद मदर्स पेल्विस। ओके, फर्दर सेशन के अंदर आई विल टीच यू व्हाट इज ट्रांसवर्स डायमीटर, व्हाट इज ओब्लिक डायमीटर, व्हाट इज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर बात करेंगे। अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर डायमीटर और ओब्लिक डायमीटर दोनों मदर के पेल्विस के बारे में बोला गया है, फीटस के हेड के बारे में नहीं बात की है यहाँ पे। Accordingly, the position is occipito-anterior. Left occipito-anterior is little more common than right occipito-anterior. तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? LOA. It means left occipito-anterior. Presenting part will be occiput. Presentation will be vertex. Okay, तो presentation मतलब क्या? के बोनी पार्ट जो ट्रू पेल्विस में आएगा। कौन सा पार्ट आ रहा है ट्रू पेल्विस में? हेड आ रहा है, तो हेड का कौन सा बोनी पार्ट आ रहा है? तो उसमें वर्टेक्स आ रहा है। ठीक है, जब हम फीटल स्कल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि वर्टेक्स क्या है। और प्रेजेंटिंग पार्ट यानी क्या? सर्वाइकल ओस पे कौन सा पार्ट आ रहा है? तो वहां पे ऑक्सीपुट आ रहा है, सो दैट इज लेफ्ट साइड। और पोजीशन क्या है? तो पोजीशन क्वाड्रेंट से मैच हो रही है, तो 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर एक तो लेफ्ट साइड है और एंटीरियर साइड है। ठीक है, तो रिलेशन कौन से क्वाड्रेंट के साथ है इसका? लेफ्ट साइड मदर के और एंटीरियर साइड, एंटीरियर लेफ्ट साइड का रिलेशन है, सो दैट इज लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। बहुत ही ज्यादा सिंपल है पोजीशन डिसाइड करना। LOA, ROA, OPP, ये सब OPP और ये सब मैं आपको फर्दर बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से आपका पोजीशन बनता है। ओके, तो कौन से पार्ट का मदर के क्वाड्रेंट से क्या रिलेशन है, अकॉर्डिंगली आपका पोजीशन सेट होगा। प्रिंसिपल मूवमेंट्स आर एंगेजमेंट, डिसेंट, flexion, internal rotation, crowning, extension, restitution, external rotation, expulsion। ये सीरीज कंप्लीटली इसी तरह से याद होनी चाहिए, यानी आप फ्लेक्शन ऊपर करके डिसेंट नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट कम्स आफ्टर फ्लेक्शन? उसमें ऑप्शन आएगा आपका रेस्टिट्यूशन, एक्सटेंशन, क्राउनिंग, इंटरनल रोटेशन। आंसर आपका इंटरनल रोटेशन आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर। एंगेजमेंट क्या है? दैट इज द हेड ब्रीम रिलेशन। हेड ब्रीम, ब्रीम यानी फीटल मदर पेल्विस, ओके, मदर का पेल्विस, एंड हेड इज फीटल का पार्ट। ठीक है, तो फीटल का पार्ट और मदर का पार्ट के बीच का रिलेशन है उसको हम एंगेजमेंट बोलते हैं। प्राइमरी पैरा के अंदर क्या होता है? एंगेजमेंट अकर्स इन द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर। ओके, बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर यानी प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर यहाँ पे होगा। वेरएज इन मल्टी पैरा मदर के अंदर क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बाद में एंगेजमेंट होगा। ओके, तो एंगेजमेंट इन मल्टी पैरा मदर इज गोइंग टू बी लेट एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी पैरा। प्राइमरी पैरा में ऑनसेट ऑफ लेबर से पहले हो जाएगा, वेयर एज
मल्टी पैरा मदर के अंदर क्या होगा, ऑनसेट ऑफ लेबर, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बाद में ही एंगेजमेंट होगा। डिसेंट, provided there is no undue bony or soft tissue obstruction, descent is a continuous process. ठीक है, क्वेश्चन आता है which of the following cardinal movement is continuous throughout the labor, आंसर इज descent. ओके तो डिसेंट कंटिन्यूअसली पूरे लेबर के प्रोसेस के अंदर, फ्लेक्शन के बाद में भी डिसेंट होगा, इंटरनल रोटेशन के बाद भी डिसेंट होगा, तो डिसेंट इज द प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड इन लेबर थ्रू आउट द लेबर. It is slow or insignificant in first stage but pronounced in second stage. तो second stage के अंदर थोड़ा सा ज्यादा dominant रहता है, but first stage of labor के अंदर ये थोड़ा slow रहता है. It is completed with expulsion of fetus. जब तक fetus expel नहीं हो जाता तब तक descent का process जो है वो continuous रहता है. In primary para, with prior engagement of head, there is practically no descent in first stage. ठीक है, तो प्राइमरी पैरा के अंदर फर्स्ट स्टेज में डिसेंट नहीं होता, तभी यहाँ पे वर्ड लिखा है इनसिग्निफिकेंट, सॉरी इनसिग्निफिकेंट वर्ड ही इसीलिए आया क्योंकि प्राइमरी पैरा में देयर इज नो एंगेजमेंट इन फर्स्ट स्टेज, वेयरएज इन मल्टी पैरा डिसेंट स्टार्ट्स विद एंगेजमेंट, फर्स्ट स्टेज से ही डिसेंट होगा. तो प्राइमरी और मल्टी में भी बहुत सारा डिफरेंस रहता है. ठीक है, प्राइमरी पैरा के अंदर ध्यान देना, यहाँ पे प्राइमरी पैरा के अंदर डिसेंट नहीं होता है फर्स्ट स्टेज में, whereas मल्टी पैरा के अंदर फर्स्ट स्टेज में डिसेंट होता है. Head is expected to reach the pelvic floor by the time the cervix is fully dilated. तो head is expected to reach the pelvic floor. pelvic floor पे आ जाएगा head जब तक cervix जो है वो fully dilate होगा, मतलब के फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर खत्म होने आएगा. मल्टी की बात है यहाँ पे, प्राइमरी की बात नहीं हुई है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है which of the following factors are responsible for descent. So first is uterine contraction and retraction. Okay, uterine contraction upper segment में होता है, retraction lower segment of uterus में होता है. क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर which of the following part of uterus is responsible for retraction. cervix, upper pole, lower pole. Okay, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आंसर आएगा आपका लोअर पोल या तो फिर लोअर सेगमेंट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रैक्शन एंड अपर सेगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, स्पेसिफिक है ये, थोड़ा नोट डाउन कर लेना. बियरिंग डाउन एफर्ट्स मतलब के मदर के एफर्ट्स, स्ट्रेटनिंग ऑफ द ओवॉइड फीटल स्पेशली आफ्टर रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन. तो जैसे ही रप्चर होगा वैसे ही बेबी का हेड क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रेट होता जाएगा. फ्लेक्शन, while some degree of flexion यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेबी का हेड का डायमीटर चेंज होगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है. while some degree of flexion of head is noticeable at the beginning of labor but complete flexion is rather uncommon. as the head meets the resistance of birth canal during descent, फुल फ्लेक्शन इज अचीव्ड. फ्लेक्शन इसीलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायमीटर यहाँ पे चेंज होता है और जितना लोएस्ट पॉसिबल डायमीटर है वो ही एंगेज होता है, ट्रू पेल्विस के अंदर एंटर होता है. ठीक है, तो फ्लेक्शन के अंदर आफ्टर फ्लेक्शन डायमीटर इज गोइंग टू चेंज फॉर श्योर, होगा ही होगा. ओके, thus if the pelvis is adequate, flexion is achieved either due to resistance offered by unfolding cervix, the walls of pelvis, or by pelvic floor. So three forces are responsible for flexion, that is unfolding cervix का resistance, pelvic wall का resistance and pelvic floor का resistance. wall और floor में difference है, wall मतलब side walls, floor मतलब base. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, फ्लोर और वॉल सेम नहीं है. वॉल मतलब क्या है, पेल्विस के साइड रीजन्स, और फ्लोर मतलब क्या, नीचे का हिस्सा, बेस एरिया. ओके, सो दैट इज द, वहां से रेजिस्टेंस आएगा तब जाके फीटस के हेड में फ्लेक्शन होगा, और फ्लेक्शन होने के बाद में क्या होगा, डायमीटर चेंज हो जाएगा. आफ्टर फ्लेक्शन द डायमीटर विल बी सबऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर. ओके, उसके पहले सबऑक्सीपिटो फ्रंटल रहेगा. सबऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर पहले रहेगा बिफोर फ्लेक्शन which is 10 centimeter, but after flexion diameter is going to be changed and that will be
सब ऑक्सीपिटोब्रैग्मेटिक दैट इज 9.5 सेंटीमीटर, नोट डाउन कर लेना है। इंटरनल रोटेशन, इट इज द मूवमेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इंटरनल रोटेशन का भी अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल रोटेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जब तक इंटरनल रोटेशन नहीं होगा तब तक डिसेंट नहीं होगा, ऑल्दो इजी टू डिस्क्राइब। ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई है, जब जब अपर पोल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द हेड ऑक्सीपुट इन पर्टिकुलर इन वेल फ्लेक्स पोजीशन, देखो यहाँ फ्लेक्शन हो चुका है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीपुट कैसा होगा, फ्लेक्स्ड पोजीशन में होगा। स्ट्रेचेस द लिवेटर एनी, मसल है ये, ठीक है, लिवेटर एनी मसल, उसके ऊपर स्ट्रेच क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, पर्टिकुलरली दैट हाफ इज इन रिलेशनशिप विद ऑक्सीपुट, और इसी वजह से क्या होगा, बेबी का जो हेड होगा दैट इज गोइंग टू गेट रोटेटेड, लिवेटर एनी मसल के ऊपर स्ट्रेच क्रिएट करेगा, तो उस वजह से क्या होगा, वो एडजस्टमेंट करने के लिए खुद को रोटेट करेगा, बेबी का हेड पर्टिकुलरली ऑक्सीपुट। ओके, सो आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन पासेस ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे स्ट्रेच क्रिएट किया, अब क्या करेगा, नीचे का जो हमारा लोअर पोल है वो क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रेच क्रिएट हुआ, अब रिलैक्स हुआ, तो जैसे ही रिलैक्स हुआ ऑक्सीपुट क्या करेगा, थोड़ा सा टर्न हो जाएगा, so that is your cardinal movement, internal rotation. The process is repeated until the occiput is placed anteriorly. This is called rotation by law of pelvic floor, जिसको हम हार्ट्स रूल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हार्ट्स रूल इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिनल मूवमेंट, फ्लेक्शन, डिसेंट, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन, तो आंसर इज इंटरनल रोटेशन। ओके, सो एक एक लाइन पे क्वेश्चन है, ये देखिए, सब ऑक्सीपुटो फ्रंटल है, पहले इंटरनल रोटेशन से पहले का डायमीटर, जैसे ही वो फ्लेक्शन हुआ डायमीटर चेंज होके क्या हो जाएगा, सब ऑक्सीपुटो ब्रैग्मेटिक। ओके, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 9.5 सेंटीमीटर। Then comes the crowning, very important. After internal rotation of head, the further descent occurs until the subocciput, ठीक है। सब ऑक्सीपुट के बारे में बात की, मतलब ऑक्सीपुटल प्रोट्रूबरेंस से नीचे का पार्ट, दैट इज सब ऑक्सीपुट, ठीक है। एक एक वर्ड एक एक लोकेशन पे डिफरेंट होता है, तो जो ऑक्सीपुट प्रोट्रूबरेंस है, ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सब ऑक्सीपुट बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब ऑक्सीपुट कहाँ पे आएगा, प्यूबिक आर्च पे, ठीक है। एट दिस स्टेज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेड दैट इज बाइपराइटल डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर है बाइपराइटल, तो बाइपराइटल डायमीटर जो है वो क्या करेगा, वल्वल आउटलेट, मतलब मदर का जो वल्वा है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसको हम बोलते हैं वल्वा, वहां पे स्ट्रेच क्रिएट करेगा, कौन, बाइपराइटल डायमीटर। दो डायमीटर का खास सिग्निफिकेंस है, एक है आपका सब ऑक्सीपुटोब्रैग्मेटिक, दूसरा है आपका बाइपराइटल डायमीटर। सब ऑक्सीपुटोब्रैग्मेटिक डायमीटर जो है वो आपका फ्लेक्शन से एसोसिएटेड है, बाइपराइटल डायमीटर जो है वो आपका क्राउनिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायमीटर इज एसोसिएटेड विद क्राउनिंग, बाइपराइटल। Without any recession of head even after contraction is over, that is called as crowning of head। मतलब क्या है, रिट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में रिलैक्सेशन होगा ही होगा, ये तो हम नॉर्मल रूल है ये तो, ओके, कि कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके बाद रिलैक्सेशन होगा, ये हार्ट में भी पढ़ चुके हैं हम, वैसा का वैसा यूट्रस में भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके बाद रिलैक्सेशन हुआ, तो रिलैक्सेशन के बाद में भी जो हेड है वो बैक नहीं जाएगा, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज क्राउनिंग। अगर वो बैक जा रहा है सो दैट इज नॉट कॉल्ड एज क्राउनिंग, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स क्राउनिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू क्राउनिंग एंड फॉल्स क्राउनिंग। ट्रू क्राउनिंग के अंदर रिलैक्सेशन के बाद भी बेबी का हेड पीछे नहीं खींचेगा, बैक नहीं जाएगा, ट्रू क्राउनिंग के अंदर, फॉल्स क्राउनिंग के अंदर वो बैक जाएगा, सो दैट इज क्राउनिंग। एक्सटेंशन, बेबी का हेड वल्वल एरिया पे आ गया, अब क्या होगा, बेबी का हेड डिलीवर होगा, तो बेबी का हेड कौन से कार्डिनल मूवमेंट से डिलीवर होगा, एक्सटेंशन से, रेस्टिट्यूशन से नहीं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम देने के एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं कंफ्यूज होते हैं, रेस्टिट्यूशन लिख के आते हैं,
ठीक है, एक्सटेंशन इज द कार्डिनल मूवमेंट थ्रू विच हेड डिलीवरी टेक्स प्लेस, नॉट रेस्टिट्यूशन या क्राउनिंग, रेस्टिट्यूशन तो नहीं आएगा, ठीक है। डिलीवरी ऑफ हेड टेक्स प्लेस बाय एक्सटेंशन थ्रू अ कपल ऑफ फोर्स थियरी, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा फोर्स नलिफाई हो रहा है, कौन सा रेसिडुअल फोर्स है। ओके, ड्राइविंग फोर्स पुशेस द हेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हेड नीचे की साइड डाउनवर्ड जा रहा है, और पेल्विक का जो फ्लोर है वो उसको ऊपर की साइड रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर का रेजिस्टेंस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड नलिफाई हो गए। ऊपर ये देखिए मैं बताती हूँ, एक फोर्स जो है वो नीचे से लग रहा है, एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स कैंसिल हो गए, बचा क्या, द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्सेस न्यूट्रलाइज, कैंसिल हुए। सक्सेसिव पार्ट ऑफ फीटल हेड बोर्न थ्रू स्ट्रेच वल्वल आउटलेट, इसके बाद में कौन सा फोर्स लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कहां से लगेगा, वल्वल स्ट्रेच के थ्रू, वल्वल स्ट्रेच के थ्रू फॉरवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, और बेबी का हेड बॉर्न होगा थ्रू एन एक्शन ऑफ एक्सटेंशन। Immediately following the release of chin through the anterior margin of stretched perineum, the head drops down, bringing the chin in close proximity to maternal anal opening. तो बेबी का चिन है वो कहाँ पे आएगा, मैटरनल एनल ओपनिंग के साइड पे बेबी का चिन ड्रॉप होगा। ओके, सो चिन विल बी लाइंग एट द मैटरनल एनल ओपनिंग आफ्टर द एक्ट ऑफ एक्सटेंशन। अब रेस्टिट्यूशन क्या है, तो इंटरनल रोटेशन के टाइम हमने पढ़ा था कि बेबी का हेड रोटेट होता है। अब बेबी का हेड रोटेट हो चुका है लेकिन ट्रंक में कोई चेंज नहीं आया है, तो क्या होगा, ट्विस्ट क्रिएट होगा। वो ट्विस्ट को अनट्विस्ट करने के लिए हमारा रेस्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। It is the visible passive movement of head due to untwisting of neck sustained during internal rotation। तो internal rotation के टाइम पे जो नेक के ऊपर ट्विस्ट आया है उसको वापस टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल करने के लिए रेस्टिट्यूशन लगेगा। रेस्टिट्यूशन कार्डिनल मूवमेंट इसीलिए है, वरना क्या होगा, देयर विल बी फ्रैक्चर, सर्वाइकल फ्रैक्चर होने का चांसेस है अगर रेस्टिट्यूशन सही से नहीं हुआ है तो। Movement of restitution occurs rotating the head through 1/8 of circle opposite to internal rotation। याद रखो, internal rotation जो डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शनल में रेस्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर रोटेशन लेफ्ट टू राइट है तो रेस्टिट्यूशन राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। और रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्शन में इंटरनल रोटेशन हुआ है उसके कंप्लीट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टिट्यूशन होगा। एक्सटर्नल रोटेशन, इट इज द मूवमेंट ऑफ हेड विजिबल एक्सटर्नली ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। अब ये जो इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर है दैट वी कैन नॉट सी, बट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर दोनों एक ही टाइम पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि एक्सटर्नल रोटेशन अलग से होता है, इंटरनल रोटेशन अलग से होता है, नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड जो है वो इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर के साथ में होता है, क्योंकि वापिस ट्विस्ट आएगा हेड में। वाई, बिकॉज शोल्डर रोटेट हो गया, अब हेड वैसे के वैसे ही है लेकिन अब शोल्डर रोटेट हो गया तो फिर नेक में ट्विस्ट आ सकता है, इसीलिए उसको नलिफाई करने के लिए एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड होता है। As the anterior shoulder rotates towards the symphysis pubis from the oblique diameter, it carries the head in a movement of external rotation through 1/8 of a circle in same direction of restitution। ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन का डायरेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन का डायरेक्शन सेम है। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर का डायरेक्शन सेम है, ओके, नोट कर लेना। इंटरनल इंटरनल सेम, रेस्टिट्यूशन एक्सटर्नल सेम। The shoulders now lie in anterior posterior diameter of the pelvis, mother ki pelvis. Then occiput points directly towards the maternal thigh, corresponding to the side of which it is originally directed at the time of engagement, that is lateral view, showing mechanism of labor in left occipitolateral position।
ठीक है, एलओए का पोजीशन आपको तब दिखेगा ड्यूरिंग एक्सटर्नल रोटेशन। ये देखिए, ये स्वीप हुआ और ये एक्सटेंशन से बेबी का हेड बॉर्न हुआ है। इंटरनल रोटेशन हुआ, डिसेंट गया, ठीक है, यहाँ पे क्राउनिंग हुआ और ये क्या है, एक्सटेंशन। ठीक है, ये जो हेड का मूवमेंट है दैट इज एक्सटेंशन। बर्थ ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक। आफ्टर द शोल्डर्स आर पोजिशन इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अब हेड के बाद में क्या डिलीवर होगा, कंप्लीटली बेबी का शोल्डर एज वेल एज ट्रंक। तो वो जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं लेटरल फ्लेक्शन। ओके, लेटरल फ्लेक्शन के थ्रू बेबी का शोल्डर एज वेल एज ट्रंक डिलीवर होगा। This movement is called as lateral flexion. Third stage, it has two phases, separation phase and expulsive phase. Average blood loss is 150 to 250 ml. नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के अंदर 500 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है, जिसमें से 150 टू 250 ml थर्ड स्टेज में लॉस होता है। ओके, अब साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है कॉम्पिटिटिव में। सडन गश ऑफ ब्लीडिंग, lengthening of cord, which of the following is the prominent sign of placental separation? Answer will be sudden gush of bleeding. Sudden gush of bleeding मतलब के फोर्स से ब्लड आएगा, that means placenta is now separating. उसके बाद क्या है, umbilical cord का लेंथ बढ़ जाएगा, uterus becomes globular, fundal height increases and duration is 30 minutes. स्कल्स मैकेनिज्म एंड डंकन मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म है। स्कल्स के अंदर सेंट्रल पोजीशन से सेपरेट होता है, डंकन के अंदर मार्जिन सेपरेट होती है। तो प्लासेंटा सबको पता है, प्लासेंटा, ठीक है, ये यूट्रस है और यहाँ पे प्लासेंटा अटैच्ड है। तो स्कल्स मैकेनिज्म या सेंट्रल सेपरेशन में क्या होगा, सेंट्रल पोर्शन इज गोइंग टू गेट सेपरेटेड, वेयर एज मैथ्यू डंकन मैकेनिज्म या मार्जिनल सेपरेशन में पहले मार्जिन्स निकलेगी, ओके, बाद में सेंट्रली सेपरेट होगा। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म कौन सा है, स्कल्स है। सेंट्रल सेपरेशन इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। Then comes the fourth stage of labor, from expulsion of placenta after 2 hours या 1 hour of birth, जिसमें मदर और फीटस का कंडीशन ऑब्जर्व किया जाता है। अब अबगार स्कोरिंग की अगर बात की है, ठीक है, एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अबगार स्कोर इज चेक्ड इन विच स्टेज ऑफ लेबर, तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर दोनों में आएगा वो। ठीक है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में क्यों आएगा, अगर बेबी को एबनॉर्मल अबगार स्कोर आया है तो फोर्थ स्टेज में चेक करेंगे, बाकी अबगार स्कोर जो है वो थर्ड स्टेज में चेक होगा। आफ्टर द डिलीवरी एंड 5 मिनट्स, तो 30 मिनट्स तक प्लासेंटा डिलीवर होगा। तो बर्थ ऑफ द बेबी के बाद में हम तुरंत अबगार स्कोर चेक कर रहे हैं, दैट मींस कौन सा स्टेज रनिंग है, थर्ड स्टेज। ठीक है, तो अबगार स्कोरिंग इज चेक इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। फंडस ऑन द मिडलाइन एट अ लेवल और स्लाइटली ओवर अम्बलाइकस, ये इसका प्रोमिनेंस ही है, मतलब फंडस जो है ये लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ स्टेज पे, अगर नहीं है तो सब इन्वोल्यूशन हो चुका है। लोकिया रूब्रा डिस्चार्ज देखने मिलेगा आपको, फटीग, थर्स्ट एंड चिल्स। मदर का थोड़ा कंडीशन डिफरेंट होगा, दैट मींस मदर इज गोइंग टू फील फटीग, ऑब्वियसली बेरिंग डाउन एफर्ट्स किए हैं। थर्स्ट, फ्लूइड डेफिशिएंसी होगा क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है, एंड मदर विल बी हैविंग चिल्स क्योंकि हार्मोन्स विथड्रॉ हो रहे हैं। Palpate the fundus every 15 minutes is very important to do this. Okay, it should be 2 centimeter below umbilicus immediately after the birth, at the level of umbilicus after 1 hour of delivery. तो 1 hour of delivery के बाद में fundus का कहाँ position होना चाहिए, at the level of umbilicus. This is the foremost, that means most important signs of fourth stage of labor. ठीक है, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना पहले के 3 स्टेज इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट के फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। अब बात तो हमने कर ली कि लेबर के अंदर ये चीजें होती है, अब हम बात करेंगे कि आप मैनेज कैसे करोगे। तो इसके अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं, एज अ नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इस टाइप के अप्लाइड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर मैनेजमेंट के ऊपर। एडमिशन के अंदर आपको एंटीनेटल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एबनॉर्मलिटीज अगर है वो असेस करनी है। When there are no records of antenatal care, a complete history must be taken.
जनरल एग्जामिनेशन करना है मदर का, जनरल कंडीशन असेस करनी है, इडीमा है अगर प्रेजेंट, एब्डोमिनल स्कार है, ये सारी चीजें, मैटरनल हाइट मेजर करनी है। क्यों मेजर करनी है, इंपॉर्टेंट क्यों है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस नहीं होना चाहिए, शॉर्ट स्ट्रक्चर वुमन के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है। मैटरनल हाइट मेजर क्यों करना इंपॉर्टेंट है, टू असेस कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। ओके 150 जो मदर का 150 सेंटीमीटर से लेस हाइट है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने के हाई चांसेस है, इसीलिए मदर का हाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग असेसमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ असेसिंग मैटरनल हाइट, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज हेल्पिंग टू नो अबाउट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। वाइटल साइंस असेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरिनरी एनालिसिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन शुगर, अगर प्रोटीन ज्यादा है तो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया, शुगर ज्यादा है दैट मींस देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ डायबिटीज, so that is important. Abdominal examination, vaginal examination, bowel preparation, bladder care, positioning of laboring mother, आप position भी करोगे mother को, monitoring of the progress of labor through autograph, okay, and pain relieving measures. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर मैटरनल पोजीशन देंगे हम, देन बेयरिंग डाउन एफर्ट्स, मदर को एनकरेज करना है, मैटरनल और फीटल कंडीशन को मॉनिटर करना है, एंड प्रोग्रेस ऑफ डिसेंट, कितना डिसेंट हुआ, अगर डिसेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द रीजन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस तो नहीं है, कहीं पे बेबी का हेड के अंदर प्रॉब्लम आ गया है तो फोर्सेप्स डिलीवरी या वेंटोस डिलीवरी हम कर सकते हैं, इसीलिए डिसेंट का प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपिसियोटोमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो एपिसियोटोमी इज टू बी डन ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, और एपिसियोटोमी क्या है, सर्जिकल इंसिजन है, कहाँ पे, पेरिनियम पे, पेल्विस पे नहीं, पेरिनियम पे, ओके, पेरिनियम टू एनलार्ज द स्पेस ऑफ आउटलेट, टाइप्स मीडियोलेटर, मीडियन, लेटरल एंड जे शेप। तो जो एपिसियोटोमी है दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर फर्दर नेक्स्ट सेशंस, अभी इंट्रोडक्टरी सेशन है इसलिए आई हैव जस्ट टेकन द पॉइंट्स। Assess the RIDA score. RIDA score is important. Redness, edema, ecchymosis, discharge, and approximation of suture. ये important है. Then main indication of episiotomy are anticipating perineal tear in elastic perineum, manipulative delivery for the fetal interest. Now this manipulative delivery that means Fentos delivery or forceps delivery. Okay. और अगर पेरिनियम जो है मदर का वो इलास्टिसिटी उसके अंदर नहीं है, इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, उस वजह से पेरिनियल टियर हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एपिसियोटोमी परफॉर्म करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इट इज मैनेज बाय अर्ली कोड क्लैंपिंग। कोड क्लैंपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मदर और फीटल का ब्लड मिक्स हो गया और RH इनकम्पैटिबिलिटी है तो बेबी को साइन एंड सिम्टम्स फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने के हाई चांसेस है, इसीलिए अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग इज नेसेसरी। देन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, CCT, that is the method of delivering placenta. Okay, uterine massage is also important, and Methergine after delivery of anterior shoulder. Why Methergine is important? In order to expel the placenta. ठीक है, प्लासेंटा को एक्सपेल करने के लिए Methergine प्रोवाइड किया जाता है। सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन डिलीवरिंग प्लासेंटा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ड्रग ऑफ चॉइस इन डिलीवरिंग प्लासेंटा इज Methergine. Okay, not progesterone and not prostaglandin. Answer is Methergine, not oxytocin. It is Methergine. Birth of placenta, delivery of placenta occurs in 2 stages, separation of placenta from wall of uterus and into lower uterine segment or vagina, and actual expansion of placenta out of birth canal. तो एक तो है कि वो यूट्रस से सेपरेट होगा, अलग होगा, और उसके बाद में वो एक्सपेल करेगा बर्थ कैनाल या वजाइना से। So that is 2 stages. Placenta birth, expulsion of placenta by active management. Okay, AMTH is also very important, active management of third stage of labor. Question आता है इस पे से, when the signs have appeared, the placenta is ready for expulsion. मतलब signs कौन से, sudden gush of blood, lengthening of umbilical cord, globular uterus, ठीक है, ये सारे जो है वो specific sign है। इसके बाद में placenta deliver होगा। If the patient is awake, she is asked to bear down, with gentle traction is made to the umbilical cord. तो umbilical cord को पकड़ के थोड़ा सा ट्रैक्शन लगाओगे आप तो प्लासेंटा एक्सपेल हो जाएगा। The popular and effective method of delivering is Brandt Andrews method. That is
Once the sign of placental separation have occurred, the obstetrician assists the delivery of placenta by controlled contraction as described by Brent-Andrews method. तो Brent-Andrews method is also called as CCT. अगर प्लासेंटा खुद से स्पॉन्टेनियसली डिलीवर नहीं हो रहा है तो आपको एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि यू हैव टू मेक द प्लासेंटा डिलीवर. ओके, सो उस टाइम पे सीसीटी मेथड हम यूज करते हैं, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन यूज किया जाता है, पेशेंट के फंडस को फोर्स लगाया जाता है, कोड को पुल किया जाता है और यूट्राइन मसाज प्रोवाइड किया जाता है. These are the 4 important things of active management of third stage of labor. क्यों करना इंपॉर्टेंट है? पोस्टपार्टम हेमरेज से मदर को प्रिवेंट हो, इसीलिए एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर दैट इज AMTS इज इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे ड्रग कौन सा यूज हो रहा है? ऑक्सीटोसिन. ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट में ऑक्सीटोसिन यूज होगा, बट स्पॉन्टेनियस डिलीवरी में मिथर्जिन यूज होगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन रिगार्डिंग लेबर. अब हम कुछ क्वेश्चंस है जो कॉम्पिटिटिव में रिपीटेडली पूछे गए हैं, देख लेते हैं. फर्स्ट इज एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. तो आई हैव टोल्ड यू द एंगेजिंग डायमीटर विल बी सब ऑक्सीपुटो ब्रैग्मेटिक दैट इज 9.5 सेंटीमीटर. पहले ये वाला डायमीटर होता है फ्रंट फ्लेक्शन से पहले, बट आफ्टर फ्लेक्शन एंगेजमेंट होगा जब, तो डायमीटर कौन सा आ जाएगा? सब ऑक्सीपुटो ब्रैग्मेटिक दैट इज 9.5 सेंटीमीटर. Then question है most common method of expelling placenta. So the answer will be Skulls method. Cord traction active management में आएगा. So answer is Skulls method, that is central separation is the most common method. Then bluish discoloration of cervix during pregnancy. बताया था ये चीज मैंने. Cervix का discoloration is associated with CC Kedwick sign. यहाँ पे अगर वजाइना होता तो आंसर आता आपका Jekmeier sign. Which of the following characteristics of contraction would the nurse expect to find in a client experiencing labor? कहा था मैंने. Applied question आएंगे. Occurring at irregular interval. ये तो ट्रू लेबर का साइन नहीं है. Starting mainly an abdomen. ये भी नहीं है. Gradually increasing the intervals. Interval increase नहीं होगा. Increase intensity with interval और duration एक ही है. Always this is going to decrease. ठीक है. इंक्रीजिंग इंटेंसिटी विथ वॉकिंग. ऑब्वियसली इंटेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज इन लेबर. हमने देखा था एक्टिव फेज, ट्रांजिशन फेज, लेटेंट फेज के अंदर कि इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो इवन बाय वॉकिंग द इंटेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. तो आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज इंटेंसिटी विथ वॉकिंग. Which of the following nursing interventions would the nurse perform during third stage of labor? Obtain a urine specimen and other laboratory test. जरूरत नहीं है थर्ड स्टेज में करने की है, फर्स्ट स्टेज में कर सकते हैं. Assess uterine contractions every 30 minutes. ये भी फर्स्ट स्टेज में करना है आपको. Coach for effective client pushing तो हमारा bearing down efforts सेकेंड स्टेज की बात है. Promote parent newborn interaction. ये आएगा आपका आंसर, because after the delivery of baby, the baby is put on mother's chest. ओके, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर के अंदर आप देखोगे, इमीडिएट न्यूबॉर्न मैनेजमेंट के अंदर कि आफ्टर द डिलीवरी द बेबी इज टू बी पुट ऑन मदर्स चेस्ट. ठीक है, तो प्रमोट पेरेंट न्यूबॉर्न इंटरेक्शन आपका थर्ड स्टेज के अंदर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, दैट इज द फॉलोइंग इंटरवेंशन यू हैव टू परफॉर्म. ओके, सो योर आंसर विल बी डी. Yes, immediately before expulsion, which of the following cardinal movement occur? मैंने पहले ही कहा था सीरीज याद रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एक्सपल्शन हो रहा है मतलब कि बेबी का हेड बाहर, सॉरी पूरा का पूरा बॉडी बाहर आएगा, तो दैट इज लेटरल फ्लेक्शन के पहले क्या होगा? डिसेंट नहीं, फ्लेक्शन वो तो बहुत पहले हो जाता है. एक्सटेंशन नहीं, ये तो हेड का मूवमेंट है. इसके बाद में रेस्टिट्यूशन आता है, फिर एक्सटर्नल रोटेशन आता है, उसके बाद में लेटरल फ्लेक्शन आता है. तो आंसर विल बी एक्सटर्नल रोटेशन. सो द आंसर विल बी डी. The most common normal position of fetus in utero. पोजीशन के बारे में बात की है. ट्रांसफर्स, वर्टिकल, ऑब्लिक, नन ऑफ द अबव. अब देखो यहाँ पे ये ट्रांसफर्स, ओब्लिक, ये दोनों क्या है? लाई है. ठीक है,
भले आगे पोजीशन लिखा है, दिस इज फॉर कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, बट ट्रांसफर्स एंड ओब्लिक दोनों लाई है। पोजीशन इज वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन है। ट्रांसफर्स और ओब्लिक क्या है, लाई है। तो आपका आंसर क्या बच रहा है, ऑप्शन क्या बच रहा है आपका, वर्टिकल। तो योर आंसर विल बी वर्टिकल पोजीशन। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट्स। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके ये सेशन के बाद क्लियर हुए होंगे। फर्दर इंक्वायरीज, अगर किसी को एडमिशन कंफर्म करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थ्रू दिस आई एम कंक्लूडिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच।